गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से बॉन्डिंग में भाग लेता है वो हमने देखा था, है ना। चलिए, तो उसमें हमने कुछ होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने उम्मीद है कर लिया होगा। तो आज आगे थोड़ा बढ़ते हमने बताया था कि हमने लास्ट देखा था sp3d यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो d है, तो हम लोग d के बारे में जानते हैं कि वो क्या है, दो टाइप के होते हैं। वो एक एक्सियल होता है, दूसरा नॉन एक्सियल होता है। एक्सियल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम, T2G या EG। तो एक्सियल को क्या बोलते हैं, EG कहते हैं, और T2G को किसको कहते हैं, नॉन एक्सियल को कहते हैं। ठीक है, T2G स्टैंड फॉर ट्रिपली जनरेटेड। तो T2G में 3 है और EG में 2 है। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो EG इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इवेन कितना होता है, 2 क्या होता है, इवेन होता है ना। आइए, तो हमें बात करना है किसके बारे में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के बारे में, sp3d, है ना। तो ये sp3 यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी इसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कितने ऑर्बिटल चाहिए और कितने टाइप का चाहिए। तो एक s चाहिए होगा और 3 p चाहिए होगा और एक D चाहिए होगा, है ना। और ये फिर पांचों मिल जाएंगे, इंटर मिक्स होगा इनका, और मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा होता है, इस तरह का होता है। ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसकी संख्या कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जितना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उतना ही बनेगा ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 3 1 4 1 5 अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना बनेगा, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, आइए अब हमें पता करना है कि जो d ऑर्बिटल है ये कौन सा है ना। तो यहाँ पे जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस टाइप का था, या फिर ऐसे भी ले लो। ठीक है, और ये एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। और फिर एक और भी होता है, यहाँ पे और 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मतलब जैसे ये तीनों बॉन्ड अगर इस प्लेन में हैं तो ये और ये क्या होगा, ये वाला ऊपर की ओर होगा इस तरफ, और ये वाला इसके अंदर की ओर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल। क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड। यानी आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या है, 2 तरह का बॉन्ड है और 2 तरह के एंगल भी है, 90 और 120। तो 120 एंगल पे जो बॉन्ड है वो क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और 90 वाला एक्सियल बॉन्ड। ओके, आइए तो अब यहाँ पे जो है क्या होगा कि ये 5 ऑर्बिटल हैं। अब इसमें से हमें ये पता करना है कि पांचों में हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन सा है, यह जो D है कौन सा है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, SPX और PY, ये तीनों मिलके बनाएगा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा, इक्वेटोरियल वाला। ठीक है, और बचा कौन सा, P का बच गया कौन, Z, और D में से यहाँ पे कौन होगा, DZ² होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा बॉन्ड बनता है, पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा या पाई। सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, और सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। तो एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए क्या होना, दोनों की एक्सिस क्या होनी चाहिए, एक लाइन में आनी चाहिए।
तो इसलिए दोनों की एक्सिस क्या होती है, एक लाइन में आती है। और इस तरह से यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इनका कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ये है PZ। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। कर लिए। अब उन दोनों को कंबाइन कर दो। वो दिन दोनों जो है अब कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, वही बन जाएगा। कौन सा, ये वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अब यहाँ से हमें मालूम हो गया कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो ये D है वो कौन सा है, DZ² है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। आइए, नाउ है हमारा नेक्स्ट है sp3d2। इसको क्या बोलते हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या कहलाती है, ऑक्टा। आपको तो ये सब याद हो गया होगा अब। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये सब याद रखोगे, अभी हम नेक्स्ट क्लास के बाद आपको बोलेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये है ऑक्टाहेड्रल। यानी इसके लिए फिर हमें क्या क्या चाहिए देखो तो एक S चाहिए, 3 p ऑर्बिटल चाहिए और 2 d ऑर्बिटल चाहिए। ओके, दोनों क्या होंगे, ये 6 मिक्स होंगे, इंटर मिक्सिंग होगी इनकी। और फिर कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 6 मिक्स हो रहा है तो कितना बनेगा, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, इसका ज्योमेट्री हम लोग, इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कैसा होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सभी के सभी क्या हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, अब आइए, तो इसमें अब कौन है, ये D कौन सा है, ये हमें पता करना है। तो फिर कैसे होगा, देखो S PX PY और DX² -Y², ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, और बच कितना गया, एक PZ और DZ², ये दोनों मिलके बनाएगा कौन सा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली हमें ये मालूम हो गया कि sp3d2 में कौन कौन है, एक DZ² है और दूसरा कौन है, DX² -Y² है। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। हो गया। एंड द लास्ट वन इज sp3d3। इसका क्या है ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसके लिए फिर क्या होगा, हमें क्या क्या चाहिए, एक S 3p और 3d। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा, 7, है ना। कैसा स्ट्रक्चर होता है आप हम देख चुके हैं हम लोग। यहां पर भी 2 एंगल होती है, एक 72 वाली और दूसरी 90 डिग्री वाली। ठीक है, आइए यहां पर फिर क्या होगा देखो, तो यहां पर फिर S PX PY और DX² -Y² प्लस DXY, ये आपको पांचों मिलके बनाएंगे ये प्लेन। ठीक है, और फिर PZ और DZ² ये एक्सियल।
यहाँ पर भी दो तरह के बॉन्ड होंगे, यहीं लिख देता हूँ। ये वाला क्या होगा, इक्वेटोरियल, और ये क्या होगा, एक्सियल। ई स्टैंड फॉर इक्वेटोरियल, ए स्टैंड फॉर एक्सियल। चलो नोट करो यहाँ तक, फिर आगे हम बता रहे हैं। चलो, तो ये हमें अब मालूम हो गया कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का कैसे यूज़ किया है, मतलब बॉन्डिंग में कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग लेते हैं और कौन सा लेते हैं, है ना। चलिए आइए हेडिंग डालेंगे, ड्रॉबैक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हमने अभी जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है उसका ड्रॉबैक क्या है, उसमें क्या कमी आ गई कि हमें फिर दूसरा कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए हेडिंग डालोगे, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको समझने से पहले इसके बारे में क्या है ड्रॉबैक, 3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एक है CH4, दूसरा है NH3 और तीसरा है वाटर। ठीक है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा। इसका sp3 होगा ना, 7 × 4 28 और 4 32, 8 चौका 32 यानी sp3। इसका 7 × 3 21 और 5 26, 8 से डिवाइड करो, 3 टाइम लगेगा और 2 बचेगा, फिर वो एक आ जाएगा लोन पे, 3 + 1 कितना हुआ 4, यानी यहाँ पर भी sp3। यहाँ पर देखो 7 दूना 14 6 20, 8 दूना 16, 2 बार लगा और 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी लोन पेयर 2 आ गया, 2 2 4, यहाँ पर भी sp3। इन तीनों ही मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या आ गया, sp3। और हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा है कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ये पढ़ा ना कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगा, और उसका बाउंड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री, यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तीनों की ज्योमेट्री अलग अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है। इनकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका CH4 का जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इनका और इनका टेट्राहेड्रल नहीं है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो टेट्राहेड्रल, लिखो टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे लिख लेना क्या चीज़, रॉन्ग लिखना, और यहाँ पे भी रॉन्ग लिखना। किस मामले में, यहाँ पे क्या है, ये इनका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल ये सही है, लेकिन अमोनिया यानी NH3 और वाटर का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हमने लिखा है, लेकिन हमने साथ में लिखा है ये क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो यही इसका ड्रॉबैक है, किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। इसका मतलब यह हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन जो है एग्जैक्ट ज्योमेट्री को क्लियर क्या करता है, डील नहीं करता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, डू नॉट एक्सप्लेन एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, चलो, तब इसी एक्चुअल ज्योमेट्री को हम लोगों को पता करना होगा। और याद रहना है, मैं आगे बढ़ाने से पहले बात बोलूँगा कि ये एक्चुअल ज्योमेट्री को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने एक्चुअल ज्योमेट्री निकालना आपको गलत नहीं आ पाया तो इसका जस्ट अगला टॉपिक होगा, हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अगर जिसको एक्चुअल ज्योमेट्री आ गया वही डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन बना पाएगा। तो इसलिए ध्यान से एक्चुअल ज्योमेट्री हम लोग निकालना सीखेंगे। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। चलो हेडिंग डालो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर
रिपल्सन थ्योरी, इन शॉर्ट VSEPR, इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका क्या मतलब है, ये क्या थ्योरी क्या कहता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है NH3, तो NH3 के पास देखो तो दो तरह का, इसमें जो NH3 में जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, कुछ इस टाइप का हम लिख कर सकते हैं। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, हम ऐसे ही अब लिया है, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड बनाया और साथ में इसके पास एक लोन पेयर भी है। ये क्या है, लोन पेयर है, और ये सब क्या है, बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो इस अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं, एक है लोन पेयर और दूसरा है बॉन्ड पेयर। होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन क्रिएट करते हैं। तो रिपल्सन से क्या होता है, स्टेबिलिटी घटती है। तो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा कि रिपल्सन कम हो। रिपल्सन कम होने के लिए क्या करेगा, वो दूर भागेगा ताकि रिपल्सन कम हो जाए। रिपल्सन कम होने के लिए वो दूर भागा, और दूर भागने में जहाँ पे रिपल्सन कम हो गया वहाँ पर जब उसका जो ज्योमेट्री बनेगा वही उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होगी। फिर से समझेंगे इसको, क्या होता है। जैसे इस मॉलिक्यूल्स की बात करें, अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। इसके पास देखो तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं, एक है लोन पेयर और दूसरा है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, और बॉन्ड पेयर क्या है, जो बॉन्डिंग में भाग लिया। देखो बॉन्ड बना लिया है, ये भी बॉन्ड बनाया है, ये भी बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये बॉन्ड में भाग नहीं लिया। तो ये क्या है, नालायक बंदा है ये। जैसे घर में होता है ना, अब जैसे इनके समझ ऐसे भी समझ सकते हो कि ये अमोनिया है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 4 बच्चे हैं जिसमें से 3 की शादी हो गई है, 1 2 3, और एक कभी शादी नहीं हुआ। तो जिसकी शादी नहीं हुई होगी वो क्या होगा, बहुत बदमाशी करेगा, बहुत झगड़ा करता है। तो होता ये है, इसको अच्छा समझना, यही यहाँ पर अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो तो ये जो है सबसे ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है घर में, उथाल कूद जो है सबसे ज़्यादा कौन क्रिएट करेगा, ये करेगा। ये दोनों शादी के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा शांत हो गए लोग, अब नहीं करना है झगड़ा मारपीट नहीं करना है ना। तो इसकी वजह से, इससे बचने के लिए क्या करेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा। इन दोनों के बीच में भी होगा लेकिन कम होगा, इनके बीच में ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो क्या है, फ्री है। तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि ये रिपल्सन कम हो। रिपल्सन कम होने के लिए ये क्या होगा, अपने आप को अंदर की ओर लेके आएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से इसका जो मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा, जो पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से जान रहे थे, वो ज्योमेट्री नहीं रह जाएगा। या हाइब्रिडाइजेशन इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होती है। क्यों, यही रिपल्सन के वजह से, इसीलिए इसका नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। तो वही ज्योमेट्री हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो लिखोगे पहले, यहाँ पर 2 टर्म आया है, एक है लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या है, ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। इलेक्ट्रॉन पेयर which do not participate कहाँ, in bonding। जबकि दूसरा कौन है, बॉन्ड पेयर। ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन वो क्या लेगा, which participate in bonding। ओके, चलो यहां तक नोट करो। हो गया। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लिखोगे
according to VSEPR theory, electron pair lone pair and bond pair exact repulsion किस पे? ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या करते हैं? रिपल्सन क्रिएट करते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ रिपल्सन इज, रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा किसके बीच में होगी? तभी अभी हमने आपको बताया कि उसके पास 4 बेटे थे, 4 में से एक की शादी 3 नहीं हुई थी, 3 की शादी हो गई थी। तो ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच में हो रहा था? जिनकी शादी नहीं हुई थी और जिनकी शादी हुई थी उनके बीच में। और कम किसके बीच में हो रहा था? जिनकी शादी हो चुकी थी। और अगर 2 की शादी नहीं हुई होगी तो ज़्यादा झगड़ा किसके बीच में होगा? सोचो। हाँ, जिनकी शादी नहीं, 2 अगर 2 हैं, जिनकी दोनों की शादी नहीं, अगर मतलब 5 बच्चे हैं, 5 में से 3 की शादी हो गई, 2 की नहीं, तो 2 के बीच में जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके बीच में ज़्यादा होगा। मतलब ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम किसके बीच में होगा? बॉन्ड पेयर के बीच में। ये है आपको ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। इसको आप 3-4 स्टार मार सकते हो क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी डालता है, बनाओगे तो मिलेगा। तो ऑर्डर को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ये दोनों की शादी नहीं हुई थी इसलिए दोनों की वजह ज़्यादा मार्केट हो रही थी। इनमें से एक की शादी हो चुकी है, इनकी शादी नहीं, इसलिए थोड़ा सा इनके कंपेयर में थोड़ा कम हो रहा है। और ये दोनों बेचारे सीरियस हो चुके हैं अब। ठीक है, चलो नोट करो यहाँ पे। चलो, तो अब हमारे पास ज्योमेट्री डिसाइड करने का हमें एक फैक्टर मालूम हो गया कि लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, एंड देन सबसे कम किसके बीच में होगा? बॉन्ड पेयर के बीच में। आइए ध्यान से पढ़ना सबको लोग इस चीज़ को, क्योंकि ये हमें ये नहीं जिसको समझ में आएगा उसका अगला टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर ज्योमेट्री, और दूसरा इरेगुलर ज्योमेट्री, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ये है रेगुलर और वो है इरेगुलर या फिर डिस्टॉर्टेड। इसकी पहचान कैसे है? पहचान का सबसे अच्छा तरीका है कि रेगुलर ज्योमेट्री में लोन पेयर 0 होगा, मतलब इसमें कोई भी नहीं बचा होगा जिसकी शादी नहीं हुई होगी, इसमें सबकी शादी हो चुकी होगी। किसमें? रेगुलर ज्योमेट्री में। जबकि यहाँ पे 0 नहीं होगा, कम से कम तो एक लोन पेयर ज़रूर होगा। ये सबसे बेसिक चीज़ है ये पहचानने का, रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर का, कि रेगुलर में क्या होगा? लोन पेयर नहीं होंगे, ये सबसे अच्छा तरीका पहचान लोगे। और इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड में जो है आपको क्या होगा? लोन पेयर 0 नहीं होगा, कम से कम एक लोन पेयर तो ज़रूर होगा। एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक होगा। ठीक है, अब अगर लोन पेयर 0 है यानी ज्योमेट्री कैसी हुई? रेगुलर, तब इसका जो ज्योमेट्री वही ज्योमेट्री होगा, यहाँ पर हम जो ज्योमेट्री निकालेंगे जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से जानते हैं। अगर लोन पेयर 0 हो तब जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वही होगी जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जानते हैं। मतलब जैसे CH4 की बात करो तो CH4 क्या था? 4 गो हफ्सी बॉन्ड पेयर आया था, लोन पेयर क्या हुआ था? 0 हो गया था। तो जब यानी इसका मतलब वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3 हुआ, और उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पे ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। तो अब उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल ही होगी।
लोन पेयर जीरो होने पे आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वही होगी जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डिसाइड करते हैं। लेकिन लोन पेयर जब जीरो नहीं होगा तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो नहीं होगी जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से जानते हैं। जैसे अमोनिया का ले लो NH3, इसमें एक लोन पेयर आ गया तब उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। हाइब्रिडाइजेशन NH3 का भी क्या है, sp3 है, H2O का भी sp3 है और CH4 का भी sp3 है, लेकिन ज्योमेट्री तीनों की अलग अलग होगी। CH4 की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर क्या हो गया, जीरो हो गया। किसमें, CH4 में। जबकि अमोनिया में और वाटर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर आ जा रहा है, तब उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते हुए भी उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल नहीं होगी। तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी वही हम लोग डिसाइड करेंगे आगे सेक्शन में, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो गया, रेगुलर ज्योमेट्री का पहचान क्या करो, कैसे करोगे, उसमें लोन पेयर क्या होंगे, जीरो होंगे, और इरेगुलर में लोन पेयर जीरो नहीं होंगे। देन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल will be same as decided by कहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तब क्या होगा, तब उस तरह की ज्योमेट्री क्या कहलाती है, रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है। लेकिन यहां पे बात करें तो यहां पे क्या होगा, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट as decided by hybridization। ठीक है, नोट करो यहां तक। हो गया, आइए अब बॉन्ड है, इसके रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना कम होगा। अभी हमने बताया कि लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो अगर जिस मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर हैं तो उसकी बॉन्ड एंगल क्या होगी, घट जाएगी ज़्यादा, इन कंपेयर टू उन मॉलिक्यूल के जिसके पास एक लोन पेयर होगा। और जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा तो वहाँ तो रिपल्सन ही नहीं होगा। जब रिपल्सन नहीं होगा तो उसका बॉन्ड एंगल वही होगा जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जानते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए अब आइए हम लोग एग्जैक्ट ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय VSEPR, यानी VSEPR का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे। चलिए, तो केस वन है हमारे पास पहला, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास है कितना, 2। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जानते हैं हम लोग क्या होगा, sp होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पे लोन पेयर क्या है आपको 0 है, और बॉन्ड पेयर कितना है 2 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना है 0, बॉन्ड पेयर कितना 2, तो इस तरह से आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया
2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। अब यहाँ पे देखो तो लोन पेयर क्या है, 0 है। जब लोन पेयर 0 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, बोलो ज्योमेट्री क्या होगा, बता दो जल्दी से। अभी अभी हमने पढ़ा है ज्योमेट्री दो तरह की, रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। रेगुलर की पहचान क्या होगी, लोन पेयर 0 होगा, और लोन पेयर 0 होते ही उसकी वही ज्योमेट्री होगी जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में जानते हैं। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन जब था तो उसकी ज्योमेट्री क्या थी, लीनियर। क्या थी, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना था, बोलो 180 डिग्री। ये कब हुआ, जब हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 थे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने लोन पेयर क्या है 0, बॉन्ड पेयर कितना 2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गया टोटल 2, हाइब्रिडाइजेशन sp। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, रेगुलर हो गई, है ना। रेगुलर हो गई तो इसका मतलब इसका sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे BeCl2 और CO2। देखो अब यहाँ से ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इसका ज्योमेट्री अब हम लोग को मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एग्जैक्ट समझना जरूरी है। याद ध्यान रखना, मालूम ध्यान नहीं आप सीख जाओगे। देखो ना BeCl2 का निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्लोरीन 17 ग्रुप 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 दूना 14। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप कितना 2, 14 2 16, 8 से डिवाइड करो, कितनी बार लगा, 2 बार लगा। यानी इस केस में BeCl2 के केस में बात करो, बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है 2, लोन पेयर कितना है 0। तो लोन पेयर 0 है तो यही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। और लीनियर होगी तो लीनियर कैसा होता है, यानी Be यहाँ सेंट्रल एटम और Cl और Cl, ये है आपको BeCl2 का एक्चुअल ज्योमेट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। वहीं दूसरा ले लो CO2 का, चलो बोलो। तो कार्बन ऑक्सीजन का 6 दूना 12 4 16, 8 से डिवाइड करो, कितनी बार लगा, 2 बार। यानी CO2 के केस में भी बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है। तो इसकी ज्योमेट्री, अब तक आपसे पूछा जाता कि CO2 कैसा दिखता है, क्या बताते, CO2 की ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर है, ऑक्टाहेड्रल है, क्या है, कैसे बताओगे। तो अब यहाँ भी हम यहाँ से देखो हमको मालूम हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि इसका बॉन्ड पेयर आया 2, लोन पेयर आ गया 0, मतलब लीनियर ज्योमेट्री होगी। मतलब कैसा होगा CO2 का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड क्यों दिया है, क्योंकि कार्बन क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 बॉन्ड बनाएगा। और इसका अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, ऐसे भी हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो इसमें से 2 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा कितना होगा 2 सिग्मा। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन CO2 आया, sp आया, आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यानी CO2 का अब ज्योमेट्री आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। याद ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं, समझते चलो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका, अभी हमने केस 1 लिया है, अभी हमें जितना भी हमने पढ़ा है सभी केस को लेंगे एक बार करके, और उसके बाद फिर हम इस पर आपको देंगे करने के लिए। एंड देन फिर अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा, क्या था, डायपोल मोमेंट। वो इसके बिना काम ही नहीं चलने वाला है, क्योंकि देख रहे हो ना, अब CO2 है, इसका ज्योमेट्री अगर आप गलत लिख दोगे तो डायपोल मोमेंट गलत निकल जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।